हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिव्यू टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यह लेक्चर पूर्व के लेक्चर्स के कंटिन्यूएशन में है। पूर्व में हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन टर्म्स के मीनिंग क्या है, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट क्या है, बायर्स एंड हेकल्स लॉ क्या है, what is theory of preformation and epigenesis, comparative and descriptive embryology किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया गया, किस प्रकार से एम्ब्रियोलॉजी का विकास हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा फेजेस ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत विलियम रूक्स पायोनियर साइंटिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक किया। उन्होंने फर्स्ट 2 जो क्लेवेज सेल्स थे फ्रॉग के, तो उनमें से एक सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया नीडल की सहायता से, रेड हॉट नीडल की सहायता से, और उसके बाद डेवलपमेंट स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो था वो डिफेक्टिव था। बाद में पाया गया कि जो टेक्निक रोक्स ने यूज किया था वो क्रूड था। तो डैमेज्ड क्लेवेज सेल जो था वो पूरी तरह से हटाया नहीं गया था, और उस प्रेजेंस ऑफ डैमेज्ड क्लेवेज सेल की वजह से जो भी एम्ब्रियो डेवलप हुआ वो डिफेक्टिव डेवलप हुआ। तो यदि दोनों क्लेवेज सेल्स को पूर्ण तरीके से सेपरेट कर दिया जाता तो फिर दोनों का डेवलपमेंट नॉर्मल एम्ब्रियोज में पॉसिबल हो पाता। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा। उनमें से कुछ नाम हैं: ड्रिश्क, जिन्होंने सी अर्चिन एग्स पर काम किया, एंड्रीस, स्पीमैन ने काम किया न्यूट एग्स पर, और उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस हुआ। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के फील्ड का विकास हुआ। तो इन एडिशन टू कंपैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी भी एक तरीका है एम्ब्रियोलॉजी के अध्ययन का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लास्टोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस पर। अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द एग, को कंपेयर करें ब्लास्टोजेनेसिस के साथ, ब्लास्टोजेनेसिस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम पाएंगे कि ब्लास्टोजेनेसिस एक बहुत अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है। जो रिप्रोडक्शन का तरीका फिशन द्वारा सरल माना जाता है, सरल होता है, और इसके अंदर ब्लास्टोजोइड हाफ ऑफ द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से डिराइव होता है। उसके बाद फिर जो भी मिसिंग पार्ट्स होते हैं उसका रीजनरेशन कर दिया जाता है। बडिंग के केस में जो डेवलपमेंट होता है वो अधिक कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ऑर्गन्स और डिफरेंशिएटेड पार्ट्स जो ब्लास्टोजोइड के होते हैं उनका नव निर्माण किया जाता है, और जो इनिशियल सिस्टम जो बड होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है फर्टिलाइज्ड एग या ब्लास्टुला से।
एक टिपिकल बड में, कलिका में 2 लेयर्स पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल्स के। एक यंग ज़ूऑइड में ऑलरेडी कॉन्सेंट्रिक स्ट्रैटिफिकेशन होता है बॉडी लेयर्स का, और यह कंडीशन एम्ब्रियोजेनेसिस में गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप ही आता है। Initial state of the system in blastogenesis is not the same as that in embryogenesis. The course of development is different. morphogenetic process budding में अधिक सरल होता है as compared to embryogenesis. morphogenetic process budding में अधिक सिंपल होता है। ये इस पॉइंट से भी समझा जा सकता है कि जो न्यू इंडिविजुअल जो पोलैरिटी इनहेरिट करता है, दैट इज इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट ज़ूऑइड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी या एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी पर। तो इस ट्रेंड का प्रारंभ किया गया था टीएच मॉर्गन के कार्यों द्वारा। उन्होंने उनके कार्यों से ये प्रूव हुआ कि जो यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी हैं वो जीन्स हैं, और वो जीन्स जो कि यूनिट ऑफ हेरिडिटरी हैं वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स के एनालिसिस ने प्रूव किया कि इसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, और जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। डीएनए के अंदर 4 प्रकार के बेसिस पाए जाते हैं: एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए के अंदर क्रम से 3 बेसिस का क्रम एक कोड बनाता है, और ये कोडॉन्स निर्धारित करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस किस प्रकार से की जाएगी राइबोसोम के ऊपर। तो कोड जो है वो एक सीरीज है ट्रिपलेट्स का, और प्रत्येक ट्रिपलेट में 3 बेसिस पाए जाते हैं, और ये जो 3 बेसिस हैं ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक अमीनो अम्ल के लिए प्रोटीन चेन के अंदर। तो सीक्वेंस ऑफ जो बेसिस होते हैं डीएनए के ऊपर वो ही डिटरमाइन करते हैं कि किस प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अन्य कई सारे डिस्कवरीज किए गए केमिस्ट्री से रिलेटेड, और अध्ययन कई टेक्निक्स डेवलप हुए, तो उनकी मदद से एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज में हेल्प मिली। तो इस प्रकार से the aim of the investigation is no longer the study of the development of any particular animal or any group of animals,
but the discovery of the basic principles and processes of development. तो एम्ब्रियोलॉजी में या अब जिसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, उसमें सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस का एनिमल के, मात्र ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम डेवलपमेंटल स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन हमने कर दिया, पर हम जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एंड प्रोसेसेस हैं डेवलपमेंट के, तो इन बातों का हम अध्ययन करते हैं। इसी ट्रेंड को हम एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। पर मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी या एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी पूर्व में जो भी नॉलेज एक्वायर किया गया डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड से, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड से, तो इन सब को भी, इन सारे नॉलेज को भी यूज करता है, और जो भी मॉडर्न डिस्कवरीज हैं उनके लाइट में ये सारी स्टडीज की जाती हैं।